नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम आजकल भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हमारी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अभी इससे पहले जो हमने दो डेरिवेशन किए थे उसमें क्या था, एक था अक्षीय स्थिति में और दूसरे था निरक्षीय स्थिति में। और ये है किसी भी बिंदु पर इसके द्वारा, इस डेरिवेशन को यदि हम करेंगे तो इसके द्वारा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए। ए बी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका ये मध्य बिंदु ले लिया हमने, इसको हमने ओ मान लिया और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कितने, इस वैद्युत द्विध्रुव से ये जो पॉइंट लिया हमने पी आर दूरी पर, ये कितने, इससे कितने कोण पर है, ये थीटा कोण पर। तो हमने यदि हम इस तरीके से इस ओर लेते तो अच्छी स्थिति होती, इस तरीके से यहाँ लेते तो निरक्षीय स्थिति होती। तो हमने ये इसको कहाँ ले लिया, थीटा कोण पर किसी भी बिंदु पर। अब हम जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये इसकी दिशा होगी, ये P, इसको लिख लें आप, यहाँ पर लिख लें P। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको इस बिंदु पर जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके घटकों के द्वारा प्राप्त होगी। तो हम इसको सबसे पहले घटकों के रूप में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से एक लंब खींच दें और देखें, यदि मेरे पास इस तरीके से, ये इस तरीके से लिया मैंने तो ये अच्छी स्थिति होगी और इस तरीके से यदि मैंने लिया तो निरक्षीय स्थिति होगी। और ये किसी भी कोण पर ले लिया मैंने, किसी भी कोण पर ले लिया तो वो होगी किसी भी बिंदु पर। तो यदि मैं घटकों के रूप में इसको बांटूंगा तो ये थीटा कोण है, ये इसके लंबवत हो जाएगा। तो ये इसका घटक क्या होगा, मैं इसको इस तरीके से पलट दूं तो मुझको ये घटक प्राप्त होंगे। यदि ये P है और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, P cos थीटा। और ये क्या मिल जाएगा मुझको, इसको आप समझ लें अच्छे से, इसको समझिए आप। इसको जैसे मैंने उल्टा कर दिया इस तरीके से, तो ये क्षैतिज घटक है, ये तो हो जाएगा P cos थीटा, P cos थीटा। और ये ऊर्ध्वाधर घटक है वो हो जाएगा P sin थीटा। तो अब हमें इसके दो घटक प्राप्त हो गए वैद्युत द्विध्रुव के, एक है P cos थीटा क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर P sin थीटा। इससे पहले वीडियो में हमने घटकों को आपको बताया था, घटकों को हम किस तरीके से बांटते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में क्या होगी,
तो अब हम यहाँ से देखें इस तरीके से, तो ये हमारा अच्छी स्थिति है और ये हमारे निरक्षी स्थिति है। तो ये कार्य करेगा निरक्षी स्थिति का और ये कार्य करेगा अच्छी स्थिति का। तो इसके कारण जो तीव्रता होगी वो तो होगी E1 अक्ष के अनुदिश, और जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, निश्चित स्थिति में वो होती है E=1/4πε0 माइनस P वेक्टर अपॉन, मतलब P वेक्टर अपॉन R⁴, मतलब इसका कि इसकी जो दिशा होती है विपरीत होती है। तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, इस ओर हो जाएगी। ये आपका P sin थीटा है तो इसकी दिशा क्या होगी, इस ओर होगी। तो ये हो जाएगी इसकी E2। इनका परिणामी OP से कितने कोण पर है, यदि फाई पर E वेक्टर। तो अब देखें, आप डायग्राम को समझें एक बार। वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q माइनस Q, इसका मध्य बिंदु O, इससे थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब P है तो हम इसकी दिशा जानते हैं, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे आपको समस्या आ रही है तो आप इसको ऐसे ना लिख करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P वेक्टर, तो ये आपका प्लस Q, ठीक है। और आप इसको ना लिखें डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ लिख दें तो भी सही है आपका। तो इसको जब हम घटकों के रूप में बांटेंगे तो क्षैतिज घटक हमको प्राप्त होगा P cos थीटा और ध्रुवीय घटक प्राप्त होगा हमको P sin थीटा। तो इनके द्वारा जो तीव्रता है P sin थीटा के कारण क्या है E2, P cos थीटा के कारण क्या है E1। तो यही हमको अब आगे देखें, इसको लिखना है हमको। लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही हमने लिखा कि AB वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इसको P न मान करके आप इसको M मान लें। यदि आपको समस्या रहे कि सर ने यहाँ भी P ले लिया है, यहाँ भी P ले लिया है, तो आप P न लेकर के आप यहाँ पर M ले सकते हैं। और ये तो आपका P है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे M। अब वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव P है, वैद्युत द्विध्रुव आपको क्या है P।
इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी, एक इसके कारण होगी E1 और इसके कारण होगी E2, यही हमने लिखा है। अब हम लिखेंगे तब P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण ये घटक है तो घटक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि इससे पहले आपने जो घटक पढ़े थे निश्चित स्थिति में जो तीव्रता होती थी वो किसके कारण होती थी, घटकों के कारण। यहाँ विद्युत द्विध्रुव के घटक हैं तो इसको विद्युत द्विध्रुव आहूत कहते हैं, और वो कितना है P cos थीटा, दूसरा क्या है P sin थीटा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लिखेंगे E1 1/4πε0 के क्यू। अब क्यू नहीं लेंगे हम, यहाँ पर अच्छी स्थिति में क्या होती थी 2p/r क्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे 2p cos θ/r क्यू, इसको समीकरण मानेंगे फर्स्ट। हम निकालेंगे p sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के, और इसके कारण क्या थी P sin थीटा के कारण होगी ये, तो ये हो जाएगा P sin θ/r क्यू, समीकरण 2। थोड़ा आपको इससे पहले का वीडियो देखें, समझे उसे कि उसमें क्या थी निश्चित स्थिति में, ये कौन सी स्थिति है, ये निश्चित स्थिति है और ये अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या आई थी, E1 बराबर 1/4πε0 2p/r क्यू, लेकिन यहाँ 2p न होकर के 2p cos थीटा है, तो क्यों है, क्योंकि अब ये तीव्रता है वो घटक के कारण है, तो घटक का तीव्रता है इसलिए 2p cos θ/r क्यू, समीकरण 1 मान लिया। इस घटक के कारण, तो ये कौन सी स्थिति थी हमारी, ये थी निश्चित स्थिति, तो उसके कारण क्या होती थी E2 = 1/4πε0 और p/r क्यू, तो p न होकर के P sin θ/r क्यू, समीकरण 2। अब हम निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी वो, E बराबर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर, इसको समीकरण मान लिया हमने 3। आप लोग इसको नोट करें। यहाँ परिणामी कैसे समझिए, इसको परिणामी निकालने का तरीका, आप परिणामी कैसे निकालते हैं, ये x है, ये y है, मुझे ये निकालना है इस तरीके से, मैं इसको मान लेता हूँ A B C, तो यदि मुझे AC निकालना है तो मैं लिखूँगा रूट के अंदर x² प्लस y का स्क्वायर। ऐसे ही ये कितनी है E1 और ये कितनी है E2, तो ये कितनी होगी, ये E है, तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर
से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो परिणामी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। और यदि आपने वेक्टर वाला पार्ट पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा है परिणामी R बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। और यदि थीटा इक्वल टू 90 होता है तो कितना होगा, R इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो कोण है पूरा टोटल वो कितना है इन दोनों के बीच में, E1 और E2 के बीच में 90 है। तो 90 होने पर कितनी हो जाएगी हमको प्राप्त होगी, E इक्वल टू रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये। आगे देखें, नोट समीकरण 1 व 2 से E1 एंड E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, यही बताएं खाने के लिए भी, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख लेंगे तो E बराबर रूट के अंदर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपॉन RQ इसका होल वर्ग 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p साइन थीटा अपॉन RQ इसका होल वर्ग। अब बेटा समझिए, कहीं ये लिखा है यदि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से, तो हमको यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, वर्ग है तो वर्ग का बाहर निकल आएगा तो ये मिलेगा हमको 1 + 1 बचेगा अंदर। यदि इस तरीके से हो ये 2x इसका होल स्क्वायर और ये 3x इसका होल स्क्वायर, तो हमको कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा x बाहर निकालेंगे तो x, और एक लाइन बढ़ाना है आपको, एक लाइन बढ़ा लीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और 3 का और कितना हो जाएगा 9। तो इसको बाहर निकालेंगे तो x और 9 4 कितना हो गया 13। तो इस तरीके से इसको करें। E बराबर कॉमन देखेंगे सबसे पहले 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन RQ, और ये रूट के अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, कॉस बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचेगा, इधर साइन बचेगा केवल, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर समझ लें, मैंने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, और यहाँ से ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये और ये, तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा यहाँ से कॉस, और ये बचा 2, तो 2 का वर्ग 4 और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा साइन तो साइन स्क्वायर थीटा। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन RQ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको खोलेंगे तो इसको आप फॉर्मूला जानते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या लिख लें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन RQ 1 4 में से कम हो जाएगा तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1, तो E बराबर क्या मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन
के हट जाएगा बेटा, क्योंकि के का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, और ये मिलेगा हमको 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम इंक डाल लें। चलें तो नोट कर लिया आप लोगों ने। तो हमारे पास जो डेरिवेशन था किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो हमने प्राप्त कर लिया। E बराबर 1/4πε0 P/r³ रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों, इससे हम अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में हमने जो डेरिवेशन प्राप्त किए थे उनको हम निकाल पाएंगे। कैसे? यदि ये बिंदु P M बिंदु यहाँ ना होकर के इस तरीके से हो, मतलब अक्ष के अनुदिश हो, तो इसका मतलब है कोण कितना होगा, 0 होगा। और जब ये बिंदु इस तरीके से हो, लंबवत हो, तो कोण कितना होगा, 90 होगा। तो यही हमको लिखना है कि स्पष्ट यदि थीटा इक्वल टू 0, तब E बराबर 1/4πε0 P/r³ रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो E बराबर 1/4πε0 P/r³, 1 + 3, और इसका मान कितना, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। E बराबर 1/4πε0 P/r³, और 3 × 3 और 1 4 हो गया। बाहर निकालेंगे इसको, 1/4πε0 P/r³ × 2, या E बराबर 1/4πε0 2P/r³। ये कहाँ निकला है? ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो किस बिंदु पर है, थीटा इक्वल टू जब 0 है, मतलब इस ओर कहीं। दूसरा, यदि थीटा इक्वल टू 90 होगा तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, निरक्षी स्थिति। तब E बराबर 1/4πε0 P/r³, और रूट के अंदर 1 + 0 cos 90 का मान 0। तो E बराबर हमको प्राप्त होगा 1/4πε0 P/r³। तो इस डेरिवेशन से हम अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति वाले दोनों डेरिवेशन को कर सकते हैं। अब हमें यदि दिशा निकालनी है, ये की इसकी दिशा निकालनी है, इसकी दिशा OP से यदि फाई कोण पर हो, तो दिशा कैसे निकालेंगे? तो यदि P की दिशा OP से फाई हो, कितनी हो, फाई, OM से, O हमने M माना है, यहाँ पर क्या माना है, M, OM से कितनी हो, फाई। तो फाई हो तो tan फाई इक्वल टू लंब बट्टे आधार, tan फाई इक्वल टू लंब बट्टे आधार E2/E1। तो tan फाई इक्वल टू E2 का मान कितना है हमारे पास, E2 का मान निकला था हमारे पास
E2 था 1/4πε0 K और P sin थीटा अपॉन r³ और इसका मान था E1 का 1/4πε0 K 2P cos थीटा अपॉन r³। तो ये सब कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा बेटा। ये गलत काट दिया हमने, तो ये कट जाएंगे। तो tan फाई इक्वल टू ये बचेगा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1/2 tan थीटा। तो tan फाई इक्वल टू 2 tan थीटा। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मित्रों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके दिन मंगलमय हो।